अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर आमिर रिजवान। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बैंक रिकन्सिलिएशन की प्रॉब्लम नंबर 14 अटेम्प्ट करनी है, जो बुक के पेज नंबर 246 पे है। अब यहाँ देखें बेटे, क्या कह रहा है? प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। कह रहा है स्टेटमेंट नंबर 1 से लेके स्टेटमेंट नंबर 5 तक ये उसने डिफरेंट स्टेटमेंट्स दे रही हैं और आपसे कह रहा है जी कि आपने यहाँ से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो सी है वो प्रिपेयर करनी है। तो अब देखें बेटे, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के हवाले से जो हमारी डिस्कशन हुई उसमें हमने क्या कहा कि जब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो रिकन्सिलिएशन बनाते वक्त पहला आइटम जो उसमें इनपुट के तौर पे आना है वो कैश बुक या पासबुक का बैलेंस आना है। अब अगर बैलेंस कैश बुक का दिया हुआ है तो हम उसको डेबिट करेंगे और अगर पासबुक का बैलेंस दिया है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। लेकिन ये तब करना है जब वो कुछ मेंशन ना करे। अब अगर वो कह दे कि ये बैलेंस ओवर ड्रॉन है या ओवर ड्राफ्ट है तो उस सिचुएशन में बैलेंस चेंज हो जाएंगे। ठीक कैसे? कि जो कैश बुक है इसका बैलेंस होता है डेबिट, लेकिन अगर वो ये साथ लिख दे कि ये ओवर ड्रॉन है या ओवर ड्राफ्ट है तो फिर हम इसको क्रेडिट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ओवर ड्राफ्ट की सिचुएशन में उलट देना है बैलेंस को। इसी तरह हमारी पासबुक का बैलेंस होता है क्रेडिट, लेकिन अगर वो ये कह दे कि ये ओवर ड्राफ्ट है या ओवर ड्रॉन है तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, हम इसको डेबिट कर देंगे। राइट? तो ये पहला आइटम इनपुट के तौर पे आना है, कैश बुक या पासबुक का बैलेंस। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में जितनी भी स्टेटमेंट्स बच जाएंगी वो हमारी डिफरेंस की ये 4 वजूहात हैं। ठीक है? 4 रीजंस में से पहली रीजन है चेक इशूड। तो अब लाजमी नहीं होता है कि वो हर क्वेश्चन में चेक इशूड ही का वर्ड यूज करे। चेक इशूड की जगह डिफरेंट वर्ड्स यूज हो सकते हैं। वो लिख सकता है चेक इशूड, वो लिख सकता है चेक ड्रॉन, वो लिख सकता है चेक पास्ट और वो लिख सकता है आउटगोइंग चेक। तो अब इन चारों में से वो जो भी लिखे आपने उसे क्या करना है? अनप्रेजेंटेड चेक्स के नाम से रिकन्सिलिएशन बनाते वक्त डेबिट कर देना है। ठीक है? फिर इसी तरह डिफरेंस की दूसरी रीज़न होती है बेटे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। तो लाजमी नहीं है कि वो हर क्वेश्चन में चेक डिपॉजिटेड ही का वर्ड यूज़ करे। डिपॉजिटेड की जगह डिफरेंट वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं। कौन कौन से? वो लिख सकता है चेक डिपॉजिटेड, वो लिख सकता है चेक पेड इनटू द बैंक, वो लिख सकता है चेक सेंट टू द बैंक, वो लिख सकता है ओमिटेड चेक, वो लिख सकता है रिसीव्ड चेक। तो अब इन पांचों में से जो भी वो यूज करेगा उसको आपने क्या करना है? अनकलेक्टेड चेक्स के नाम से क्रेडिट कर देना है। तो ये जो पहली 2 रीजंस हैं बेटे, इसके हवाले से हमने कहा था कि ये हर क्वेश्चन में स्टेटमेंट देखते ही फौरन आपको पता चल जाएगा कि ये चेक इशूड वाली स्टेटमेंट है और ये चेक डिपॉजिट वाली स्टेटमेंट है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ये दोनों चेक इशूड भी और चेक डिपॉजिट भी दोनों हर क्वेश्चन में एक एक बार यूज़ होते हैं। एक ही दफ़ा चेक इशूड आएंगे और एक ही दफ़ा चेक डिपॉजिट आएंगे। ठीक? हमारे लिए जो प्रॉब्लम एरिया होता है वो हमारी थर्ड और फोर्थ रीज़न है, जो कि क्या है? क्रेडिटेड मेड बाय बैंक और डेबिटेड मेड बाय बैंक। तो अब क्रेडिटेड और डेबिटेड मेड बाय बैंक के हवाले से ये है कि सम टाइम वो क्वेश्चन में खुद मेंशन कर देता है कि ये चीज़ क्रेडिट हुई है या ये चीज़ डेबिट हुई है। तो अब अगर वो मेंशन कर देता है तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। लाइक अगर क्रेडिटेड मेड बाय बैंक है तो हम उसको डेबिट कर देंगे और अगर डेबिटेड मेड बाय बैंक है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक? प्रॉब्लम वहाँ बन जाता है जहाँ वो मेंशन नहीं करेगा कि ये चीज़ क्रेडिट हुई है या डेबिट। तो जहाँ वो मेंशन नहीं करता है वहाँ पे फिर हमने खुद डिसाइड करना होता है कि कौन सी चीज़ डेबिटेड मेड बाय बैंक है और कौन सी चीज़ क्रेडिटेड मेड बाय बैंक है। तो हमारे डिसीजन का क्या क्राइटेरिया होगा बेटे? सिंपल क्राइटेरिया, आप स्टेटमेंट को रीड करें। स्टेटमेंट रीड करने के बाद अगर आपको पता चलता है कि जी स्टेटमेंट की वजह से हमारे बैंक अकाउंट में पैसों का इंक्रीज आया है तो फिर ये क्रेडिटेड बाय बैंक कहलाएगा, हम रिकन्सिलिएशन में इसको डेबिट कर देंगे। और अगर स्टेटमेंट को रीड करने के बाद आपको पता चलता है नहीं जी स्टेटमेंट की वजह से हमारे बैंक अकाउंट में पैसों का डिक्रीज आया है तो फिर ये डेबिटेड मेड बाय बैंक कहलाएगा और हम इसे रिकन्सिलिएशन में क्रेडिट कर देंगे। राइट? तो ये बेटे हमारे पास रिकन्सिलिएशन का क्राइटेरिया है। तो अब जब क्वेश्चन आएगा तो ये स्टेटमेंट इसी तरतीब से नहीं होंगी, तरतीब इनकी चेंज हो सकती है, लेकिन हमारा मेन क्या है? इन 4 स्टेटमेंट में से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं निकलेगा। हर क्वेश्चन इन्हीं 4 स्टेटमेंट्स के अंदर फॉल करेगा। राइट? तो नहीं बेटे, अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका फॉर्मेट बनाना है। टॉप पे हम 3 लाइंस यूज़ करते हैं इन्फॉर्म करने के लिए कि कर क्या रही है। तो बहरहाल पहले आप यहाँ पे अपनी ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, इस लाइन समेत 3 लाइन यूज़ करनी है। तो मीन्स
लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अमाउंट का राइट साइड पे लेफ्ट मार्जिन लाइन और राइट मार्जिन लाइन, तो राइट मार्जिन लाइन के साथ आप स्केल को टच करें और एक लाइन ड्रॉ कर दें, वर्टिकल लाइन। तो ये आपका अमाउंट का कॉलम बन जाएगा जिसमें आप यहाँ लिख देंगे रुपीस। तो ये इसका फॉर्मेट है। अब हम बेटे स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन का। तो आइएगा क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो लें जी, क्या कह रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। तो कौन सी बुक है बेटे, पासबुक। अब ये जो हमारी पासबुक है इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। पहली बात उसने यहाँ खुद ही मेंशन कर दिया विद इन ब्रैकेट के ये डेबिट है, ठीक है। और अगर ना भी मेंशन करे तो चूंकि उसने स्टार्ट में लिख दिया कि ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो अब पासबुक का बैलेंस होता तो क्रेडिट है, लेकिन चूंकि उसने ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। और उसने साथ ब्रैकेट्स में लिख भी दिया कि ये डेबिट है। ना भी लिखता तो ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन में पासबुक का बैलेंस डेबिट ही होता है। तो ये कितना है, 10,000। अब इस स्टेटमेंट को इनपुट के तौर पर हमने रिकन्सिलिएशन में ट्रांसफर करना है। तो लें बेटे फॉर्मेट के अंदर इसको ट्रांसफर करते हैं। ये आपके सामने आ गया। टॉप पे आप 3 लाइंस यूज़ करेंगे इन्फॉर्म करने के लिए। पहली लाइन में ट्रेडर का नाम लिखना है, वो उसने मेंशन नहीं किया है, 3 डैशेस। सेकंड लाइन में जो चीज़ बना रहे हैं, तो इस वक्त हम क्या बना रहे हैं बेटे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और थर्ड लाइन में आप अपनी डेट लिखेंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2005, ठीक। अमाउंट वाले कॉलम में पहली लाइन में रुपीज़ लिख दिया। तो अब इस रुपीज़ वाली लाइन में आपने मज़ीद कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक। अब इससे नीचे वाली लाइन में आपने एड लेस की जगह छोड़ के यहाँ लिखना है बेटे पासबुक बैलेंस। तो अब वो क्या कह रहा है कि ओवरड्राफ्ट है, तो विद इन ब्रैकेट लिख दिया ओवरड्राफ्ट, कितना है, 10,000। अब पासबुक का बैलेंस होता क्या है बेटे, क्रेडिट, लेकिन वो चूंकि कह रहा है ये ओवरड्राफ्ट है तो इसलिए अब हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये हमारा इनपुट कंप्लीट हो गया, राइट। अब अगली स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो देखें बेटे स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है, बैंक चार्जेस, ठीक। यहीं रुक जाते हैं बेटे। चार्जेस हमेशा बैंक हमसे लेता है, क्योंकि स्टेटमेंट में चेक्स की बात नहीं हुई है ना, तो ये आखिरी 2 रीजंस हैं। तो आखिरी 2 रीजंस का डिसीजन हमें खुद लेना होता है। तो चार्जेस हमेशा बैंक हमसे लेता है। तो जब वो हमसे चार्जेस लेगा तो हमारे अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अकाउंट में डिक्रीज आएगा। तो डिक्रीज को क्या कहा जाता है बेटे, डेबिटेड मेड बाई बैंक। तो ये हमारी लास्ट स्टेटमेंट बन रही है। अब हम इसको रिकन्सिलिएशन बनाते वक्त क्रेडिट कर लेंगे, राइट। अब आप पूरी स्टेटमेंट रीड कर लें, हो सकता है उसने क्वेश्चन में बताया हो कि ये डेबिटेड मेड बाई बैंक है, और हो सकता है ना बताया हो। तो लें बेटे, बैंक चार्जेस फॉर कलेक्टिंग एन आउट स्टेशन चेक ₹15 अपीयर्ड ओनली इन द पासबुक, ठीक है। अब हमारा ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है कि ये चार्जेस बैंक ने लिए क्यों हैं, ठीक है। आउट स्टेशन चेक है या जो भी है, बहरहाल इस वक्त बैंक ने हमसे चार्जेस लिए हैं, ठीक। तो अब देखें वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रहा है कि ये डेबिट हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो ये हमने खुद डिसाइड करना है। तो हम अपना डिसीजन क्वेश्चन की पहले 2 वर्ड से पहले ही ले चुके हैं। चूंकि ये बैंक के चार्जेस हैं तो चार्जेस हमेशा बैंक हमसे लेता है, अकाउंट में डिक्रीज आता है, ये डेबिटेड मेड बाई बैंक है। हम रिकन्सिलिएशन में अब इनको क्रेडिट कर लेंगे। तो ये कौन सी रीजन बन रही है बेटे, यहाँ पर आए, अकाउंट का डिक्रीज है ना, बैंक अकाउंट में डिक्रीज आया है, डेबिटेड बाई बैंक है, हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो अब इस स्टेटमेंट को रिकन्सिलिएशन में ट्रांसफर करते हैं जी। तो लें बेटे, ये आ गई। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, कितने हैं, 15 रुपीज, राइट। अब इनको करना क्या, हमने डेबिटेड बाय बैंक है, हम इनको क्रेडिट कर देंगे, ठीक। अब हमने बैलेंस करना है। तो देखें हमारा बैलेंस पहले से 10,000 डेबिट है, अब इसमें से 15 रुपीज क्रेडिट हो रहे हैं। तो बैलेंस डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, दोनों ऑपोजिट हैं इसलिए माइनस हो जाएंगे। तो डिफरेंस आ जाएगा 9,985। आप इस आंसर के साथ क्या लिखेंगे, या डेबिट या क्रेडिट। तो चूंकि डेबिट वाली अमाउंट ज़्यादा है इसलिए आंसर के साथ हम डेबिट लिख देंगे। तो लें बेटे, ये हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि उसमें क्या इन्फॉर्म कर रहा है। तो ले बेटे स्टेटमेंट नंबर 3 देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक फॉर हाफ ईयर ₹550, ठीक है। तो यहीं पे रुकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट पे रुक जाते हैं जी। तो ओवरड्राफ्ट हमने ये डिस्कस किया था कि ओवरड्राफ्ट हम किसको कहते हैं बेटे, जो बैंक से लोन लिया होता है उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। तो इस वक्त बात हो रही है लोन के इंटरेस्ट की, तो ओवरड्राफ्ट के इंटरेस्ट की। तो ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट हम देंगे या हमें मिलेगा, तो चूंकि ओवरड्राफ्ट लोन है तो लोन का इंटरेस्ट हम देंगे। तो जब देंगे तो अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अकाउंट में पैसों का डिक्रीज आएगा। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा डेबिटेड मेड बाई बैंक। हम रिकन्सिलिएशन में इसको क्रेडिट करेंगे। तो हमने यहाँ से इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट से ही डिसाइड कर लिया। आप पूरी स्टेटमेंट रीड कर लें, हो सकता है उसने क्वेश्चन ने मेंशन किया और हो सकता है वो ना बताए। तो अब आप देखें
इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक फॉर सेकंड हाफ फॉर द हाफ ईयर रुपीज 550 डेबिटेड इन द पासबुक ओनली। अब मेंशन कर दिया उसने क्लियरली कि ये डेबिट हुआ है, तो अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, रिकंसिलिएशन में क्रेडिट कर देंगे। तो ले बेटे ये हमारी कौन सी स्टेटमेंट बन रही है, फिर अगेन लास्ट वाली स्टेटमेंट बन रही है। बैंक अकाउंट में डिक्रीज आया है, डेबिटेड बाई बैंक है, हम इसे क्रेडिट कर देंगे। तो अब रिकंसिलिएशन में यहाँ इसको हम ट्रांसफर करते हैं जी। तो लें बेटे, तो यहाँ लिखेंगे अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ओडी, ओडी स्टैंड फॉर ओवरड्राफ्ट, डेबिटेड बाई बैंक, कितना है 550, हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है ना। तो अब क्या है, बैलेंस हमारा डेबिट है, अमाउंट बीच में से क्रेडिट हो रही है, तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो अब 9985 में से 550 माइनस करें तो बाकी आ गया 9435। अब आंसर के साथ या डेबिट लिखना है या क्रेडिट, तो कौन सा आंसर बड़ा था हमारा, डेबिट वाला, तो आंसर के साथ डेबिट लिख देंगे। तो अब चूंकि 550 माइनस हुआ है तो इसको विद इन ब्रैकेट लिखेंगे। जिस अमाउंट को माइनस करते हैं उसको विद इन ब्रैकेट लिखना होता है। तो यहाँ ब्रैकेट का मतलब है माइनस हो रही है अमाउंट, और यहाँ पे लेस भी लिख देंगे। सेम यहाँ पे भी ये माइनस हुई थी तो इसलिए ब्रैकेट्स में लिखा है, और यहाँ पे भी लेस लिखा हमने पहली स्टेटमेंट में। ठीक होगी बात बेटे। तो लें बेटे, ये हमारी एक और स्टेटमेंट ट्रांसफर हो गई रिकंसिलिएशन में, और हमारा नया बैलेंस अब क्या है, डेबिट 9435। राइट। अब अगली स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि इसमें अब वो क्या कह रहा है। तो लें बेटे, स्टेटमेंट नंबर 4 कह रहा है 2 चेक्स फॉर रुपीज 15,000 एंड 10,000। कह रहा है 2 चेक हैं, एक की प्राइस 15,000 है और दूसरे की प्राइस 10,000 है, दोनों मिलके कितने हो गए 25,000। अब कह रहा है चेक पेड ऑन 31 दिसंबर 2005 वर नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे चेक पेड लिखा हुआ है। तो चेक पेड कहाँ आते हैं हमारे बेटे, सेकंड स्टेटमेंट बन रही है। तो चेक्स की बात आ रही है ना, तो ये पहली दो रीजन हैं। ठीक है ना। तो अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है, चेक पेड। तो अब देखते हैं हम अपने इसमें स्टेटमेंट में फार्मूले में कि ये कहाँ फॉल करते हैं। तो कहाँ पड़ा हुआ है बेटे, ये पड़ा हुआ है पेड। तो चेक पेड सेकंड वाली स्टेटमेंट बन रही है, हम इसको अनकलेक्टेड चेक के नाम से क्या करेंगे बेटे, क्रेडिट कर देंगे। और अमाउंट कितनी आएगी, एक चेक की प्राइस 15,000 है, दूसरे की 10,000 है, दोनों मिलके 25,000 बन जाते हैं। तो 25,000 को अब हम यहाँ पर ट्रीट करेंगे। तो लें बेटे, यहाँ लिखेंगे अब हम लोग अनकलेक्टेड चेक्स, अनकलेक्टेड चेक्स कितने आ जाएंगे 25,000। ठीक है ना। अब इन्हें करना क्या है, क्रेडिट करना है। ठीक। अब बेटे यहाँ पे बात को ध्यान से सुनना है, बैलेंस करेंगे। तो अब 9,435 डेबिट है और बीच में से 25,000 क्रेडिट हो रहा है। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, दोनों को कर दें माइनस, तो आंसर आ जाएगा 15,565। ठीक है। अब इस आंसर के साथ हमने या लिखना है डेबिट या लिखना है क्रेडिट। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, तो कौन सी अमाउंट बड़ी है, तो अब आप देखें बेटे, नीचे वाली अमाउंट, ये जो क्रेडिट वाली अमाउंट है ना 25,000, ये बड़ी है। तो आंसर के साथ अब आप क्रेडिट लिखेंगे, डेबिट नहीं लिखेंगे। ठीक है, सही है ना, कि जो बड़ी अमाउंट होती है उसका साइन लगाते हैं, वो लिखा जाता है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन चल रहे थे उसमें ऊपर वाला बैलेंस ही बड़ा होता था, इसलिए वही वापस आ जाता था। अब यहाँ 9,000 डेबिट में से 25,000 क्रेडिट हो रहा है, तो 25,000 बड़ी अमाउंट है, क्रेडिट वाली अमाउंट ज्यादा है, इसलिए आंसर के साथ अब आप क्रेडिट लिख देंगे। ठीक है ना। ये जरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इशू था इस क्वेश्चन में। राइट। ये मजीद किसी क्वेश्चन में आपको जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, मजीद ये पॉइंट नहीं मिलेगा, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में है कि अब आपकी अमाउंट ऊपर वाली जो है डेबिट है 9,000 और नीचे वाली अमाउंट जो लेस कर रहे हैं क्रेडिट है वो 25,000, वो बड़ी है। तो आंसर जो सा क्रेडिट आ जाएगा यहाँ पे। राइट। नहीं बेटे, अब अगली लास्ट स्टेटमेंट है हम लोगों के पास। अब यहाँ देखें 2 चेक्स फॉर पीस 2,100 एंड 8,000 इशूड। तो ये क्या हो गए, चेक इशूड हो गए, और ये भी दो चेक हैं, एक की प्राइस 2,100 है और दूसरे की प्राइस 8,000 है। तो दोनों चेक मिलके कितने बनते हैं 10,100। तो ये क्या है, चेक इशूड है। ठीक है ना। तो चेक इशूड कहाँ आते हैं, हमारी पहली स्टेटमेंट में आते हैं। तो ये देखें, ये लिखा हुआ है चेक इशूड। तो इसको क्या करेंगे, अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से हमने रिकंसिलिएशन में डेबिट कर देना है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे बेटे अनप्रेजेंटेड चेक्स, डेबिट कर देंगे कितने 10,100। दोनों चेक्स की अमाउंट ऐड होके 8,000 प्लस 2,100। ठीक है। तो अब इनको क्या करना है, डेबिट करना है। तो अब आप देखें बैलेंस हमारा क्रेडिट, अमाउंट हमारी डेबिट हो रही है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट है, माइनस हो जाएंगे। तो अब 15,565 क्रेडिट है, बीच में से 10,100 डेबिट हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा 5,465। तो डेबिट क्रेडिट वाली अमाउंट ज़्यादा है, तो आंसर के साथ आप दोबारा क्रेडिट लिख देंगे। ठीक है। तो अब चूंकि माइनस किया है इसलिए विद इन ब्रैकेट भी लिखेंगे और यहाँ लेस लिख देंगे। आप ऊपर भी यही है 25,000 विद इन ब्रैकेट और साइड पे लेस लिख देंगे। लें बेटे, हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट होगा हमने बैंक रिकंसिलिएशन की क्लोजिंग करनी है। तो अब क्लोजिंग कैसे होगी बेटे, ये जो आखिरी आंसर आया हुआ था हमारा 5,465, ये क्रेडिट था।
ठीक है, इसको अब आप करें सिंगल अंडरलाइन, बैलेंस को दोबारा लिखें 5465 और कर दे डबल अंडरलाइन। अब लास्ट आंसर क्या था हमारा, क्रेडिट, अब क्या आ जाएगा, उलट जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, हमेशा एंड पे बैलेंस को चेंज कर देते हैं। अब यहां आंसर के साथ क्या लिखेंगे, स्टार्ट कहां से हुआ था, पासबुक से स्टार्ट हुआ था, तो आंसर अब क्या आएगा, कैश बुक बैलेंस। तो अब आप यहां लिखेंगे बेटे कैश बुक बैलेंस। तो अब कैश बुक का बैलेंस जो है वो डेबिट होता है, तो हमारा आंसर देखें क्या आया हुआ है, डेबिट आया हुआ है। ठीक है ना, इसलिए यहां पे अब हमें विद इन ब्रैकेट ओवरड्राफ्ट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर हमारा आंसर यहाँ पे ये क्रेडिट आता फाइनल वाला, तो फिर ये कैश बुक का बैलेंस डेबिट होता है, क्रेडिट नहीं होता। तो अगर ये क्रेडिट आ जाता तो फिर आप यहाँ पे विद इन ब्रैकेट ओवरड्राफ्ट लिखते। ठीक है, तो अब देखें बेटे ऐसा क्यों हुआ, पासबुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट था तो कैश बुक का भी तो फिर ओवरड्राफ्ट आना चाहिए था ना। ऐसा क्यों हुआ है कि ये क्यों नहीं आया ओवरड्राफ्ट, इसलिए कि जब हम यहाँ पे आए थे ना 25,000 जब हमने लेस किया था, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस चेंज हो गया था, ऊपर वाली अमाउंट छोटी थी, नीचे वाली बड़ी थी, तो आंसर दूसरा वाला आ गया था, तो वहां से बैलेंस शिफ्ट कर गया था हमारा, इस वजह से एंड का आंसर जो है हमारा वो डेबिट आ गया है। राइट, तो लें बेटे ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 14 जो कंप्लीट हुई। राइट, थैंक यू सो मच।